आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज हम फिर से हाजिर हुए हैं जियोग्राफी को लेकर, भूगोल को लेकर, जिसमें हम संसाधन एवं विकास को बहुत क्रिस्प एंड क्लियर तरीके से समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे कि छोटी छोटी बातें। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहला जो चैप्टर देखने को मिलता है उसका नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन का मतलब होता है आसपास मौजूद हर एक वस्तु जिसका प्रयोग हम अपने लाभ के लिए, अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कर रहे हों, और संसाधन का ही प्रयोग करके हम विकास कर सकते हैं। संसाधन क्यों करने ज़रूरी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों की आखिर क्यों ज़रूरत है, विकास में किस तरीके से जो संसाधन है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं, इस टॉपिक को लेके आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। सबसे पहला क्वेश्चन चैप्टर स्टार्ट होने पर ही देखने को मिलता है, जो कि है संसाधन से आप क्या समझते हो, संसाधन क्या होते हैं, संसाधन को आप किस तरीके से स्पष्ट रूप से लिख सकते हो। सबसे पहली लाइन में ही ये सभी सवालों के आपको आंसर्स देखने को मिलेंगे, जो कि है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जा रही है, यानी कि वो सभी वस्तुएं जो इस एनवायरनमेंट में पहले से ही मौजूद है और उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सभी संसाधन होती है। और उसके साथ साथ एक पॉइंट और है जो कि आपके आंसर को और भी ज़्यादा बेहतर बना देती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी कि उसके लिए मतलब हमारे पास में जो संसाधन है उसको और भी ज़्यादा बेटर वे से, फिनिशिंग से हम उसे टेक्निक्स का यूज़ करने के बाद में और भी ज़्यादा आर्थिक रूप से संभाव्य बना दें और साथ ही साथ में उसे सांस्कृतिक रूप से मान्य बना दें। आपको आसपास देखने को मिल रहा होगा, आपके हाथ में मौजूद मोबाइल, आपके हाथ में मौजूद किताब है, आप जिस रजाई को, कंबल को ओढ़ कर बैठे हैं, जिस बेड पर बैठे हैं, ये सभी चीज़ें आपके आसपास दिखने वाली हर एक वस्तु, आपका घर, आपकी मोटर बाइक, आपकी कार, आपकी साइकिल, ये सभी चीज़ संसाधन है। लेकिन संसाधन ये जब है जब आपके पास में इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए टेक्निक्स मौजूद है। हमारे आसपास पर्यावरण में बहुत सारी वस्तुएं मौजूद है जिसके लिए रूपांतरण, यानी कि उसके रूप में चेंजेस करना, ये प्रक्रिया प्राकृतिक भी हो सकती है, प्रौद्योगिक भी हो सकती है, और संस्थाओं द्वारा पारंपरिक तरीके से उसमें क्रियात्मक कोई क्रिया करके हम उसे बना सकते हैं। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं, यानी कि जो मानव है वो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं और उसे प्रकृति में यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ उसे आर्थिक रूप से अपने लिए बनाते हैं, मतलब जिससे पैसा बना सके, एक ऐसी चीज़ लेकर आते हैं और जिसके लिए हम संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं, संस्थाओं को बनाते हैं। जैसा कि आपको नीचे एक ट्रायंगल शेप में एक डायग्राम देने को मिला है, जो कि अभी मेरी कही हुई बात को बताता है। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधन को प्राकृतिक उपहार समझते हैं, यानी कि क्या आपका मानना यह है कि जो संसाधन आपको इस पर्यावरण में देखने को मिल रहे हैं ये एक प्राकृतिक उपहार है, यानी कि बोल सकते हैं कि भगवान की देन है। स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, क्योंकि जो गोल्ड है, जो बर्तन है, जो खाना है, ये सारी चीज़ें क्या है, संसाधन ही तो है, पेड़ पौधे, जल, तालाब, सरोवर, ये सब प्राकृतिक ही तो है। लेकिन ये जब तक प्राकृतिक नहीं है तब तक ये प्राकृतिक तो है, लेकिन जब तक ये संसाधन नहीं है, जब तक हम इसमें मानवीय क्रियाओं को न लगाते। एमसीक्यू में सही गलत में आ सकता है कि या मानवीय क्रियाओं का उदाहरण है या फिर नहीं है, मतलब इस तरीके से। तो मानवीय क्रियाओं का परिणाम संसाधन होते हैं। जब हम संसाधनों में प्रौद्योगिकी को ऐड कर देते हैं तब वो संसाधन कहलाते हैं। जब तक मानव ऐसा कुछ नहीं करेगा, जब तक मानव गोल्ड को सिर्फ गोल्ड पड़ा रहने देगा, उसे ज़मीन से निकालने की कोशिश नहीं करेगा, पेट्रोलियम है, जब तक ज़मीन से पेट्रोलियम, डीजल निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, हीरा जवाहरात, तेल, ये सब निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये संसाधन तो होंगे लेकिन हमारे किसी काम के नहीं होंगे। आज भी मौजूद ऐसे कई सारी वस्तुएं जो इस प्रकृति में तो मौजूद है लेकिन हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें उसकी कोई भी प्रौद्योगिकी, यानी कि बोल सकते हैं टेक्निक्स, देखने को नहीं मिली है। मानव स्वयं संसाधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव भी एक संसाधन है और यही एक मतलब प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले सभी पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, यानी कि जो मानव है वो संसाधन बनाते हैं। जब तक ये नेचर में इन्वॉल्व है, नेचर में मिल रहे हैं, तब तक ये पदार्थ है, लेकिन जब तक हम इन्हें संसाधन के रूप में, तब हम अपने काम में नहीं ले रहे हैं, तब तक ये एक
पदार्थ है, लेकिन जब हम अपने से इन्हें काम में लेने लगेंगे अपने अलग अलग तरीकों से, तो ये संसाधन हो जाते हैं। उन्हें प्रयोग करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। इन संसाधनों को नीचे दिए गए कई सारी पॉइंट्स में बांटा गया है। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है पहले से ही। एक होता है जैव, दूसरा होता है अजैव। जैव मतलब जो कि जीवित है, जैसे कि पशु पक्षी ये सभी। अजैव जो कि भगवान निर्मित है, मतलब वो प्रकृति की देन है, लेकिन अजैव है, जैसे कि सॉइल है, वाटर है, एयर है, ये सब चीज़ें अजैव है। यानी कि जैव को आप बोल सकते हो बायोटिक, अजैव को इंग्लिश में बोल सकते हो आप एबायोटिक। समाप्तिया के आधार पर, यानी कि समय के आधार पर भी जो संसाधन है वो दो प्रकार के होते हैं। नवीकरण योग्य संसाधन, यानी कि एक टाइम के बाद में आप इसको दोबारा से बना सकते हो। दूसरे होते हैं अनवीकरण योग्य संसाधन। अगर एक बार आपने इसका प्रयोग कर लिया तो ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब आपकी जो कोई प्रॉपर्टी है उसके आधार पर भी संसाधन चार प्रकार के होते हैं। एक प्रॉपर्टी आपकी खुद की होती है, आपके परिवार की होती है, जिसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, जो एक पर्टिकुलर समुदाय इस्तेमाल कर रहा होगा, वो समुदाय। राष्ट्रीय मतलब जो पूरा एक देश, आपका पूरा देश इस्तेमाल कर रहा होगा, उन संसाधनों को हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये संसाधन वो संसाधन होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। जब तक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की इस पे एक ऑर्डर नहीं आ जाएगा कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तब तक आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जो कि पर्टिकुलर एक देश की संपत्ति नहीं होते। विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो होते हैं संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष। संभावी संसाधन ये वो संसाधन होते हैं भविष्य में, ये जो संसाधन है इनकी हमारे पास में टेक्निक देखने को मिलेगी, लेकिन अभी हमारे पास में टेक्निक नहीं है। विकसित संसाधन, जिनके लिए जो प्रौद्योगिकी है वो विकसित की जा रही है एंड ये भविष्य में बहुत ही अच्छे लेवल पे काम आ सकते हैं। भंडार संसाधन, जैसा कि आपको बांध देखने को मिलते हैं, हमें पता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस मिलकर बनाती हैं आपके वाटर को। जो ये वाटर है ये हमारे पास में मौजूद तो भरपूर मात्रा में है, लेकिन इनका इस्तेमाल, इस हाइड्रोजन गैस से हम एक अच्छी एनर्जी, फ्यूल एनर्जी बना सकते हैं, लेकिन नहीं बना पा रहे। ये भंडार में आते हैं। और संचित कोष भंडार का ही एक दूसरा प्रकार है। यहाँ पर अगर आपके एग्जाम में आए कि मतलब आपको संसाधन का वर्गीकरण करना है, तो एक आप इस टेक्स्ट फॉर्मेट में भी लिख कर आ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, तो जो एग्जामिनर है उस पर अलग इंप्रेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम संसाधन का विकास, कि संसाधन को हम और अच्छे तरीके से विकास कैसे कर सकते हैं, कैसे हम सबके इस्तेमाल में संसाधनों को ला सकते हैं। संसाधन जिस तरीके से हर मनुष्य तक जीवन यापन के लिए बहुत आवश्यक हो गया है, आसपास मौजूद हर एक चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमसे दूर चली जाए तो हमारा जो काम काज है वो अटक जाता है, रुक जाता है। उसी प्रकार से जीवन की गुणवत्ता को, क्वालिटी को बनाए रखने के लिए संसाधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो ये संसाधन है वो हमें प्रकृति ने फ्री में ही दे दिए, यानी कि जो ये नेचर है, पर्यावरण है, इसने हमें फ्री में दिया है। परिणाम स्वरूप जो मानव है इसका अंधाधुंध उपयोग करता है। जैसा कि आपने देखा है, जो चीज़ आपको फ्री में मिल जाए आप इसका अंधाधुंध उपयोग करते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें क्या नुकसान क्या फ़ायदा हो रहा है, लेकिन फिर भी आप इसका उपयोग करते रहते हो। यानी कि अब ये कुछ समस्या है। जब हम संसाधन के विकास की बातें करते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी समस्याएं संसाधन के विकास में देखने को मिलती है। सबसे पहली है कि जो संसाधन है वो कुछ व्यक्तियों की लालचवश हो गए हैं। मतलब जब उनके पास में संसाधन आए तो उन्होंने लालच के कारण उन्हें बहुत बुरी तरीके से प्रयोग किया। दूसरा आ जाता है यहाँ पर, जो संसाधन है वो समाज के कुछ ही लोगों तक पहुंच गए। जिनके पास संसाधन पहुंचे वो हो गए संसाधन संपन्न, यानी कि अमीर, और जिनके पास में संसाधन नहीं पहुंचे वो हो गए संसाधनहीन और गरीब बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो जब संसाधनों का अंधाधुंध शोषण हुआ
तो ये अंधाधुंध शोषण से जो पारिस्थिति है यानी कि जो आपका इकोसिस्टम है वो खतरे में आ गया। भूमंडलीय जो ताप है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये कॉन्सेप्ट देखने को मिले हमें। ओजोन गैस में बहुत छेद देखने को मिले। पर्यावरण में प्रदूषण बहुत अच्छे लेवल का हो रखा है। भूमि निम्नीकरण, जो भूमि है वो हद से ज़्यादा धीरे धीरे करके बंजर होती जा रही है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर देखने को मिले। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व की शांति बनाए रखने के लिए हमें जो समाज में जो संसाधन है उनका एक न्याय संगत बंटवारा करना जरूरी है। यदि कुछ लोगों तक या फिर कुछ देशों तक ही संसाधन रह जाएंगे तो वो उस समय उन संसाधनों का बहुत बेकार तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जिससे जो पृथ्वी है वो भविष्य में खतरे में देखने को मिलेगी। इस तरीके से जब हम देखते हैं तो जो जीवन बनाने के लिए, जीवन के अस्तित्व के लिए संसाधन का होना जरूरी है और संसाधनों का उपयोग भविष्य के लिए बचाए रखने के लिए हमें संसाधनों को आज अच्छे से संभाल कर यूज करना होगा। इसलिए आज हम इस कॉन्सेप्ट को भी लेकर आएंगे कि किस तरीके से हमें संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक है जिसका नाम है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास के अंदर हम देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें ये बोला गया है कि आप विकास तो करो लेकिन इससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आप जिन संसाधनों का उपयोग कर रहे हो वो भविष्य की पीढ़ी के लिए कोई परेशानी खड़ी न कर दे। आपका विकास भविष्य की पीढ़ी के लिए कोई भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं के लिए कोई दिक्कत लेकर न खड़ा हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके कि पर्यावरण को किस तरीके से संरक्षित किया जाए और जो सामाजिक आर्थिक विकास है, इनकी सारी जो ये समस्या है उनको किस तरीके से उन सबका सॉल्यूशन हो, इसी टॉपिक को, इसी समस्याओं को लेके रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। ये जून 1992 की बात है जब 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील एक देश है, उसका एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहां पर एकत्रित हुए और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन एक मीटिंग रखी। और इस सम्मेलन में यही योजना बनानी थी कि विश्व स्तर पर हम पर्यावरण को संरक्षित कैसे कर सके, समाज में आर्थिक विकास की ये जो समस्या है उनका किस तरीके से सॉल्यूशन हमें मिल सके, इस टॉपिक को लेते हुए इधर वार्तालाप हुए। इस सम्मेलन में अनेक सारे एकत्रित हुए थे नेता और इन्होंने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर भी एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए थे। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत यानी कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई और 21वीं सदी तक सतत पोषणीय विकास को अचीव करने के लिए एजेंडा 21 लगाया। यानी कि यहाँ पर 21 ऐसे नियम कानून बनाए गए जो हर एक देश को अपनाने थे। आइए सबसे पहले समझते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21 एक अनाउंसमेंट है, घोषणा है जो 1992 में ब्राजील एक देश है, उसका शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी कि UNCED, ये आ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है तो इसे अपनी नोटबुक में लिख लो, कि तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया। इसमें जो उद्देश्य था वो ये था कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को किस तरीके से अचीव हासिल किया जाए और इसके साथ साथ एक कार्य सूची बनाई गई कि हम इन उद्देश्यों पे कार्य करेंगे कि इन सभी के समान हित में, मतलब हर एक देश का समान हित है इसमें, पारस्परिक आवश्यकताओं को अपनाएंगे और उसके साथ साथ सम्मिलित सभी की जिम्मेदारी होगी। उसके अनुसार विश्व सहयोग लेवल पर, मतलब सभी के अच्छे, मतलब पूरे विश्व के 100 देश आके मिले, 100 से भी ज़्यादा देश, तो ये जो था पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोग को निपटाने के लिए ये जो मीटिंग हुई थी उसमें एजेंडा 21 नाम का जो ये कॉन्सेप्ट जारी किया गया, उसमें पर्यावरण किस तरीके से क्षति हो रही है, वो परेशान हो रहा है, दुनिया से गरीबी हटाने के लिए, रोगों से मुक्त होने के लिए नियम कानून बनाए गए। एजेंडा 21 का मुख्य जो उद्देश्य था वो यही था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे, यानी कि वो पर्यावरण को बचाए, सभी के हितों में बात करे, गरीबी और रोगों से निपटने के लिए अलग अलग अपने वार्तालाप करे।
नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन का मतलब होता है, संसाधन मतलब कि वही सब वस्तुएं जिसके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और वो आप सभी के मनुष्य की जिंदगी को आसान बना रही है। नियोजन का मतलब होता है कि आपके पास में क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज है जिससे आप संसाधनों को बेहतर वे में उपयोग कर सकें। ठीक है, तो ये सी टॉपिक को लेके अगली जो 15 मिनट है, 5 मिनट है, उसे हम यूज करेंगे। संसाधन को बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से हमें उपयोग करना जरूरी है, और इसके लिए हर युद्ध के लिए रणनीति तो बनानी होती है। तो संसाधन नियोजन के लिए भी हमें एक रणनीति बनानी है। अगर हम अपने देश की ही बात करें तो यहाँ पर संसाधन की जो उपलब्धता है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है, और इसे जानना और भी ज़्यादा जरूरी है। अब हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रदेश हैं, यानी कि ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एक टाइप के जो संसाधन है वो तो बहुत सारे, लेकिन दूसरे संसाधनों की बहुत कमी है। कुछ तो ऐसे भी प्रदेश हैं जिन पर हर तरीके का संसाधन है, यानी कि वो संसाधन की जरूरत के लिए वो आत्मनिर्भर है, उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ जो महत्वपूर्ण संसाधन है उनकी कमी देखने को मिलती है। अब अगर हम आप उदाहरण की बात करेंगे तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं जहाँ पर खनिज और कोयले बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन यही हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर जल संसाधन यानी कि पानी की प्रचुर मात्रा है, बहुत सारा पानी देखने को मिलता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मूल विकास की कमी है। राजस्थान की बात करेंगे हम तो वहाँ पर पवन यानी कि जो विंड है वो है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी बनाने के लिए मौजूद है, लेकिन वहां पर राजस्थान में जल संसाधन की कमी है। लद्दाख की अगर हम शीत मरुस्थलों की बात करेंगे या फिर अनेक अलग अलग जो भाग है लद्दाख के, वो अलग थलग पड़े हुए हैं, यानी कि कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन ये जो लद्दाख है यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत प्रचुर मात्रा में, ये सांस्कृतिक विरासत का धनी है। परंतु यहाँ पर अगर हम जल की बात करते हैं, आधारभूत संरचना की बात करते हैं, और यहाँ पर खनिज की कमी देखने को मिलती है, यानी कि जो लद्दाख है वो सांस्कृतिक विरासत का धनी है, लेकिन यहाँ पर जल और आधारभूत जो संरचना है और उसके साथ साथ खनिज है उसकी कमी देखने को मिलती है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर हमें संसाधनों को किस तरीके से यूज करना है उसकी ज़रूरत ज़रूर होती है। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि संसाधन नियोजन जो है वो आखिर ज़रूरी क्यों है। अब शुरुआत तो अपने देश, प्यारे से देश भारत से ही करेंगे। तो संसाधन नियोजन ना बहुत जटिल है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एक बार सोचो, आपके पास में मतलब इतने सारे संसाधन है, उसको आप किस तरीके से कंप्लीट करोगे, किस तरीके से कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं भेजना है, ये सारे कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पर हम 3 स्टेप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि हम सबसे पहले ये स्कैन कर लें, ये एनालाइज कर लें, ये पता लगा लें कि हमारे किस प्रदेश में, मतलब हमारे देश के किस राज्य के अंदर कौन कौन से संसाधन मिलते हैं, और उसकी एक तालिका बना लें, यानी कि एक लिस्ट बना लें। और इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण करें, यानी कि वहां जाके एक चीज जांच परख करें कि सच में ये संसाधन इधर मिलता भी कि नहीं है, और मानचित्र बनाए कि पर्टिकुलर वो कितने एरिया में मिलता है, ये सब देखें। और उसके साथ साथ हम संसाधन की गुणवत्ता को भी देखें, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी को भी देखें, मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी को भी देखें, मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी को भी देखें, मतलब उसको किस तरीके से मापन वगैरह ये सब जानकारी ले। उसके बाद हमें क्या करना है, संसाधन विकास योजनाएं लागू करनी है। ठीक है, यानी कि हमें अच्छी से अच्छी प्रौद्योगिकी लेकर आनी है, कौशल लेके आना है लोगों का, संसाधन और संस्थाएं बनानी है हमें। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट करना है। उसके बाद में हमें संसाधन विकास योजनाएं बनानी है। ठीक है, संसाधन विकास योजनाएं कुछ इस तरीके से बनानी है कि हम संसाधन का विकास करें और उसके साथ साथ हमारा राष्ट्र, हमारे देश का भी विकास हो। भारत देश के आज़ाद होने के बाद हमने देखा कि संसाधन को किस तरीके से नियोजन किया जाए, किस तरीके से प्लानिंग बनाई जाए। इसके लिए सबसे पहले लाई गई प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है,
किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन कितने ज़रूरी हैं ये हमें पता है, ठीक है। ये एक आवश्यक शर्त है कि अगर हमें किसी क्षेत्र का विकास करना है तो वहाँ पर संसाधन होने ज़रूरी है, और उसके साथ साथ वहाँ पर प्रौद्योगिकी और संस्थाओं का भी होना ज़रूरी है। ये हमें पता है कि देश के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर संसाधन तो भरपूर मात्रा में, लेकिन आज भी वो आर्थिक रूप से पैसे के मामले में बहुत पिछड़े गिनतियों में आते हैं। लेकिन ऐसे कई सारे प्रदेश है, क्षेत्र है जहाँ पर संसाधन नहीं है लेकिन आर्थिक रूप से वो बहुत विकसित है, क्योंकि उन्होंने संसाधन को किस तरीके से उपयोग किया जाए उसके लिए प्रौद्योगिकी और संस्थाएं दोनों का इंतजाम किया। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, क्योंकि हमारा देश संसाधन संपन्न था, इसलिए ये कई सारे उपनिवेशन का शिकार हुआ। हमारे देश का उपनिवेशन का इतिहास ये बताता है कि जो उपनिवेश लोग थे वो संसाधन संपन्न प्रदेशों और जो विदेशी आक्रमणकारियों का मुख्य केंद्र हुआ करता था। यानी कि जो विदेशी आक्रमणकारी हुआ करते थे वो उन्हीं राज्यों पर अटैक किया करते थे जहां पर अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन मौजूद हो। और ये जब भी सारे विदेशी जब जीत जाते थे हमारे देश के उन राज्यों को जहाँ पर संसाधन बहुत ज़्यादा है, तो ये संसाधनों का शोषण किया करते थे और उस पर अपना आधिपत्य, अपना राज जमा लिया करते थे। संसाधन किसी प्रदेश के विकास के लिए योगदान तो दे सकता है, लेकिन उसके लिए उनके पास में प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन मौजूद होने चाहिए। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में जो भारत है उसमें यही चीज़ें अनुभव की कि हमारे देश में संसाधन जब हमारा था तो हमारा राज हुआ करता था, तो तब भारत के लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से नोटिस नहीं किया, लेकिन जो विदेशी लोगों का तब इस पर थोड़ा नज़र पड़ी तो उन लोगों ने इस चीज़ को देखा और अपने लिए प्रौद्योगिकी और संस्थाएं दोनों तैयार करने की कोशिश की। भारत के विकास के लिए अगर हम बात करें संसाधनों का होना ज़रूरी है, पर जरूरी नहीं कि सिर्फ संसाधन है तो वो देश, वो प्रदेश, वो राज्य, वो इलाका संपन्न होगा, बल्कि उसके लिए हमें प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन की गुणवत्ता होनी जरूरी है। ये सभी हमने अपने इतिहास से अनुभव कर रखा है। साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मैं अब 22 मिनट की सीरीज़ लेकर आना चाहती हूँ। 20-22 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाली सीरीज़, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा हो जाएगा, ताकि ये आपको और भी ज़्यादा यूज़फुल लगे, इंटरेस्टिंग लगे, आपको बोरियत फील ना हो। और अगर आपको ये वीडियो, ये सीरीज़ पसंद आ रही है, आई नो कि काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो आई ड्यू टू अ प्रॉब्लम जिस वजह से नहीं आ पा रही थी, बट अब आ रही है रेगुलर। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अगर आप चूक गए तो शायद कुछ ज़्यादा ही अच्छे लेवल के चुक जाओगे, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं रहे एग्ज़ाम्स को। अपने परिवार का ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। जय हिंद, जय भारत।